I am Shibi, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. क्लास 7th स्टूडेंट्स, आपके लिए आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको आज चैप्टर 2 समझाया जाएगा। इससे पहले हमने चैप्टर 1 ले चुके हैं, जो आपका चैप्टर था व्हेन, वेयर एंड हाउ, मेडिवल टाइम पीरियड की बात की थी हमने इसमें कि किस तरह से मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे सेटलमेंट्स हुए, लाइफ स्टाइल चेंज हुए इनके किस तरीके से, और कौन कौन से सोर्सेस थे इंफॉर्मेशन के जिसके द्वारा हमें मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में जानकारी हासिल हुई। तो ये हम इसमें काफ़ी चीज़ें देखी थी हमने, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू, मॉन्यूमेंट्स के और पेंटिंग्स के थ्रू हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और जो इंफॉर्मेशन थी वो अगर नहीं मिलती तो इतना सारा लिटरेचर भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाता। इसके साथ ही इसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज में 2 पार्ट्स देखे थे, एक फॉरेन सोर्सेज और दूसरा इंडिजिनियस सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज में आपने देखा था बहुत सारे विदेशी लोग थे जो हमारे देश में आए और उन्होंने हमारी कल्चर को, हमारे जो कोड्स होते थे किंग्स के वो, और उनका जो राज्य होता था किस तरह से वो संभालते थे, वो सारी चीज़ें उनको बहुत प्रभावित किया उन्होंने, और उनके प्रभाव में देख करके अच्छा लगा उन्हें, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जिनके द्वारा हमारा भारतीय कल्चर हमें मिल पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, ये वो स्टोरीज थी, ये वो ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफी थी जिससे कि हमें हमारा पुराना कल्चर, पुराना हमें इतिहास देखने को मिला। क्या था उस समय में, वो सारी जानकारी हमें मिलती चली आई। अब आप देखोगे ये चैप्टर हमारा 2 स्टार्ट हो रहा है आज। इस चैप्टर की आज से स्टार्टिंग हो रही है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसके बाद जब हमारा ये सब कुछ खत्म हो गया, फिर हमारे बहुत सारे नए राजा आए और उनका राज्यवंश, किंगडम को क्या कहते हैं, राज्यवंश था, किस तरीके से उन्होंने देश के ऊपर शासन किया और कौन कौन से राजा थे जिन्होंने कि देश को चलाया, अपने क्षेत्र को चलाया, वो किस तरह से हुआ, वो सारी जानकारी इस चैप्टर में बताई जा रही है। और इसमें वहाँ फर्स्ट चैप्टर आपका हर्ष के टाइम पीरियड से में खत्म हुआ था, और यहाँ पे वो हर्षवर्धन के टाइम से स्टार्ट हुआ है कि क्या था वो सब हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन से नए क्षेत्र थे, कौन कौन से नए राजा थे, जिनसे कि हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर बना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद स्टूडेंट्स, जो 647 सीई में उनकी मृत्यु हुई थी, उनका जो एम्पायर था, जो उनका राज्य था, वो छोटे छोटे स्टेट्स में और छोटे छोटे किंगडम्स में टूटने लगा, बंटने लगा। और जो स्टेट्स थे, किंगडम्स जो डिवाइड हो गए थे आपस में, वो क्या थे, एक दूसरे से आपस में उनमें लड़ाइयाँ होने लगी थी, और वो क्षेत्र जो थे आप अलग अलग होते चले गए। इस तरह से आपस में जो लड़ाइयाँ हुई उससे भी बहुत सारा मनमुटाव हुआ और वो सब अलग हो चुका था। इस समय में बहुत सारे वॉरियर्स ऐसे थे, योद्धा ऐसे थे, चीफटेन्स थे जो कि पावर में आ गए राजा बनने के, है ना। वो अब ये योग्यता रखते थे कि वो राजा का पद जो है संभाल सकते थे, और उनको समन्टास या सबऑर्डिनेट्स कहा जाता था। उस समय में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। रूलर्स ऐसे थे जो कि जिन्होंने कि इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, मतलब वो खुद में अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य का कार्यकर्ता घोषित करने लगे। कुछ समय के बाद में नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट्स थे वो भी, उसमें राजपूत जो सेना थी उसने अपना चारों ओर प्रभाव छोड़ा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो राजपूत किंगडम्स थे उस समय के, उसमें बेटा गुजारा प्रतिहारास थे जो कि मंडोर के हुआ करते थे, और चौहान्स एक जाति हुआ करती थी राजपूत्स की जो अजमेर से आए थे, पारमार्स जो मालवा से, और चंदेलास जो थे बुंदेलखंड के फेमस माने गए थे, जो यहाँ पर राजपूत किंगडम के रूप में उन्होंने राज्य
वंश को बनाया। फिर ओवर द रेस्ट ऑफ इंडिया, कुछ समय के बाद इंडिया में अदर पावरफुल डायनेस्टीज बनने लगी स्टूडेंट्स, जिसमें कि ईस्टर्न साइड जिसमें था उसमें पालाज मुख्य रूप से आया, जो कि बंगाल को बिलोंग करता था। उसके बाद डेक्कन रीजन था जो राष्ट्रकूटास और चालुक्यास जिसमें किंगडम पावरफुल तरीके से किंगडम इसमें एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स पांड्याज और चोलाज और चेराज, ये कि साउथ इंडिया से आए थे और इन्होंने रूल किया, मतलब अपना राज्य वंश बनाया। इस तरह से जो हम आपको अभी बात बता रहे थे कि बहुत सारे जो थे स्टेट्स आपस में डिवाइड हो गई थी और उसको संभालने वाले जो राजा थे वो अपने राज्य वंश को किस तरह से आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। तो उसमें आपने देखा सबसे पहले कि राजपूत थे वो सारे, और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को डिवाइड कर दिया आपस में, और वो किस नामों से जाने जाया करते थे। वो थे पालाज, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, पांड्यास, चोलास और चेराज साउथ इंडिया के थे। और इस तरह से ये किंगडम्स धीरे धीरे बहुत सारा ब्रॉड होने लगा, बढ़ने लगा। अब थोड़ी सी बात बच्चों हम लोग कर लेते हैं राजपूत पीरियड की। जब बात हम लोग राजपूत की कर रहे हैं तो थोड़ा इनको देखते हैं कि क्या था राजपूत की हिस्ट्री। राजपूत जो थे वो सोशल ग्रुप था उनका एक, मतलब सामाजिक रूप से वो उनका एक ग्रुप था, जो कि प्रेजेंट डे में राजस्थान में वो जगह मानी जाती है जहां पर कि वो रहा करते थे, और वो अपने आप को क्षत्रिय कहा करते थे। और राजपूत जो थे बेसिकली वो हिंदू थे, और उन्होंने बहुत बड़ी एम्पायर उन्होंने बनाई थी, और इसके साथ साथ वो अरब्स और तुर्क्स इन जगह को वो बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था अपनी जमीन को, रिलीजन को लेकर के। उन्होंने अपने आप को और अपने देशभक्ति की जो भावना थी उनके अंदर, उससे उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा था। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिक्स को और कल्चर को लेकर के जो भारत की थी, वो 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी टाइम पीरियड तक इन्होंने अपने इस पीरियड को आगे बढ़ाया। इंडियन हिस्ट्री में बच्चों इस टाइम पीरियड को जो 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी का जो टाइम था वो राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसी समय में जो भी कुछ हुआ वो राजपूत ने इसी टाइम पीरियड में अपना पूरा समय गुजारा था, और उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल और पावरफुल डायनेस्टी के रूप में तैयार किया था। तो चलिए इसके बाद जो अभी हम जो आपसे बात कर रहे थे गुजारा और प्रतिहाराज की जो हमने बात की थी, जो मंडोर के हुआ करते थे, थोड़ा सा उनको हम डिटेल में देखते हैं बच्चों कि आखिर उनका क्या हिस्ट्री हुआ करता था। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने क्लेम किया था कि जो गुजाराज थे वो इंडिया में आए थे, वो बेसिकली वो लोग जो माने जाते थे वो ट्राइब्स माने जाते थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ट्राइब्स माने जाते थे, ठीक है, जो 5th सेंचुरी के अंत तक उन्होंने यहाँ पर आए थे। और उन्होंने पंजाब एस्टेब्लिश किया था किंगडम को, और साउदर्न राजस्थान को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और हियन टी सेंग थे जो कि इंडिया में आए थे 7th सेंचुरी में, और उन्होंने क्षत्रिय को इंडियन रूप में ओरिजिनेट किया था। उन्होंने ये कंसीडर किया था, उन्होंने माना था कि ये लोग जो हैं ये वास्तविक रूप से क्षत्रिय हैं और इंडियन के वो बहुत अच्छी हिस्ट्री में जाने जाते हैं। प्रतिहाराज जो थे वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, जो कि गुजारास को भी बिलोंग करते थे। गुजारा जो जाति थी उसको भी वो बिलोंग किया करते थे, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था गुजारा और प्रतिहारास को। प्रतिहारास जो थे उनके साथ में गुजारास जो थे वो भी मिल गए। इस तरह से दोनों ने मिलकर के एक पावरफुल सेना तैयार की, जिनको कि गुजारा और प्रतिहारास के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक एक करके जो है नाम आते चले गए, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बच्चों गुजारा प्रतिहाराज में सबसे पहले नागाभट्टा फर्स्ट आए, जिनका टाइम पीरियड 730 से लेकर के 756 सीई तक एस्टेब्लिश रहा।
नागाभट्टा फर्स्ट जो था इसमें क्या था कि इन्होंने एस्टेब्लिश किया था प्रतिहारा डायनेस्टी को और उन्होंने उज्जैन पर कंट्रोल कर लिया था। और वो जो थे ही वॉज नोन फॉर हिज रिपीटेड रेजिस्टेंस टू अरब इन्वेजन। इन्होंने जो अरब का इन्वेजन था उसी को रिपीट किया था और उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया, आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद जब सेंचुरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जो खत्म होने पर आ रही थी, तभी नागाभट्ट सेकंड जो थे वो आ गए और उन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया। और जो हर्ष की इंपीरियल सिटी मानी जाती थी कन्नौज, और मेड इट हिज कैपिटल, और उन्होंने उसको अपनी कैपिटल बना लिया। और फिर आगे चल के उनके ग्रैंड सन थे भोज फर्स्ट, जो 836 से 886 सीई तक इन्होंने कार्यभार संभाला और वो एक बहुत बड़े पावरफुल रूलर के रूप में जाने जाते थे। उनके अंडर में टेरिटरी गुजारा प्रतिहारा की जो थी वो स्ट्रेच होने लगी और उनके नक्शे कदम पर जो था हिमालयाज टू द रिवर नर्मदा एंड फ्रॉम बंगाल टू सिंध, इस तरह से ये सारी जगह ये फैलते चले गए। मतलब ये अपना राज्य इन्होंने इस तरह से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और गुजारा प्रतिहारा जो एम्पायर था फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम में ब्रोक होने लगा। मतलब इसके एम्पायर जो थे वो किंगडम्स बनाने लगे अलग अलग, और बहुत सारे इनके स्वतंत्र राज्य बन गए जो 950 सीई तक उन्होंने ऐसा टाइम पीरियड में उन्होंने ऐसा किया। फिर बच्चों 1019 सीई में महमूद ऑफ गजनी था, उसने कन्नौज पर कंट्रोल कर लिया और दिस स्पेल्ड द एंड ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। इस तरह से यहाँ आते आते जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। फिर आगे चल के बेटा इसके बाद में आपने पढ़ा था पहले कि गुजारा और प्रतिहारा के बाद में कौन आए थे, वो थे आपको याद होगा चौहान, जो कि अजमेर के हुआ करते थे। वो इसमें आगे इन्होंने शासन को चलाया। चहमंस कहते थे इनको या फिर चौहान कहा जाता थे, ठीक है। जो मेजर पावर थी नॉर्थ की वो ईस्ट इंडिया, एज द मेजर पावर्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट पावर थी, शक्ति थी नॉर्थ की और ईस्ट इंडिया की, जो कि प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूटाज के नाम से जाना जाता था। और ये डेक्लाइन हुआ, ये आगे चला। स्मॉलर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ वेसल्स ग्रू इन स्ट्रेंथ, ये बहुत बड़ी ताकत में आ गए थे एंड आउटस्टेड देयर फॉर्मर रूलर्स, और इन्होंने अपने रूलर्स तैयार किए काम करने वाले। और फिर जो चौहान थे वो विश्वास उन्हें होने लगा था टू हैव बीन ओरिजिनली ए डेजर्ट ट्राइब, कि वो डेजर्ट ट्राइब एरिया है, वहां से ये यहाँ पर आए हैं फ्रॉम द वेस्ट ऑफ जयपुर। जयपुर के वेस्ट डायरेक्शन से ये हमारे पास यहाँ डेजर्ट एरिया से आए हैं। और 12th सेंचुरी सीई में अजय राजा जो था वो पूरी तरह से ब्रोक हो चुका था और गुजारा प्रतिहारा जो थे वो एस्टेब्लिश होने लगे थे चौहान डायनेस्टी के रूप में। और इस तरह से जो कैपिटल थी उनकी वो बनने लगी अजय मेरू के नाम से, जिसको आगे चल के अजमेर कहा जाने लगा, ठीक है। पहले अजमेर, जो आज हमारा अजमेर है, उसको पहले अजय मेरू कहा जाता था, क्योंकि ये अजय राजा जो था वो उसके नाम पर रखा गया था। फिर आगे चल के इसको अजमेर नाम दे दिया गया स्टूडेंट्स। फिर जब ये बहुत अपनी चढ़ाइयों पर था, एट इट्स पीक, मतलब ये जो राज्य था वो अच्छे से चल रहा था, तब जो चौहान एम्पायर थे वो एक्सटेंड होने लगे हरियाणा से अजमेर के लिए एंड फ्रॉम जयपुर टू ईस्ट टू जोधपुर इन द वेस्ट। इस तरह से ये कई डायरेक्शंस में इन्होंने अपना राज्य एस्टेब्लिश कर लिया था, इस छा गए थे चारों ओर। फिर बहुत अच्छे से जो नाम चौहान रूलर का है, जिनको कि हम जानते हैं, वो सभी लोग जानते हैं उनको, जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इनको सब जानते हैं। ये चौहान रूलर्स के रूप में सबसे अच्छे किंग जाने जाते थे।
और इन्होंने जो कार्यभार था, जो थ्रोन था, जो मुकुट संभाला था, वो 1177 में इन्होंने सिंहासन को संभाला। और पृथ्वीराज जो थे वो बहुत बहादुर योद्धा थे। उनका नाम तो सभी जानते हैं। अगर किसी बहादुरी का नाम लिया जाता है, किसी के लिए शाबाशी दी जाती है या उसको बहादुरी की श्रेणी में लाते हैं, ब्रेव, तो उसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। His wife has been immortalized by the poet Chandra Bardai in his famous poem पृथ्वीराज रासो। उनकी पत्नी का जिक्र है, एक पृथ्वीराज रासो फेमस पोइम है, उसमें उनकी उनकी लाइफ के बारे में पूरा डिस्कशन हो रखा है। उसमें पूरा डिस्कशन उनकी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में उसमें बताया गया है, जो कि चंद्र बरदाई डिस्क्राइब्स हाउ पृथ्वीराज, इसको पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई ने लिखा था। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत अच्छे वॉरियर थे और आगे चल के वो कन्नौज पर उन्होंने राज्य किया। इन 1191 सीई में पृथ्वीराज जो थे वो चैलेंज्ड एंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने उनको चैलेंज दिया और उनको डिफीट कर दिया, मतलब उनको हरा दिया मोहम्मद गोरी ने, जो कि तुर्किश इन्वेडर था। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में उसने उनको हरा दिया। द फॉलोइंग ईयर हाउएवर पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाय गोरी इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का जो सेकेंड बैटल हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे डिफीट हो गए गोरी के द्वारा। दिस डिफीट कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ जयचंद्र ऑफ कन्नौज हैड जॉइंड फोर्सेस विद पृथ्वीराज। ये जो डिफीट था, उनको जो हार मिली थी, इसको अवॉइड करते हुए जयचंद्र जो कन्नौज के थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की फोर्स को ज्वाइन कर लिया। हाउएवर फिर भी जयचंद्र स्टिल एंग्री एट द एब्डक्शंस ऑफ हिज डॉटर। और जो जयचंद्र थे वो अपनी बेटी से नाराज थे इसमें आगे बढ़ने के लिए। रिफ्यूज टू कम टू पृथ्वीराज चौहान हेल्प। उन्होंने मना किया था पृथ्वीराज की मदद करने के लिए। दिस बैटल इज बिलीव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट्स, पृथ्वीराज चौहान का, ये इंडियन हिस्ट्री में एक मोड़ लेकर के आया। टर्निंग पॉइंट था, मतलब हिस्ट्री में उसने एक दूसरा मोड़ ले लिया था। तो ये बात तो यहीं खत्म हो गई। इसके बारे में अगर और भी बहुत सारी जानकारी लेकर के हम यहाँ किसी और चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगी या फिर किसी और तरह से बताऊंगी कि इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, जो आपको बाद में समझाई जाएगी। इस चैप्टर में जो बात की जा रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है पारामार्स। ये भी डायनेस्टी थी, जिस तरह से कि और डायनेस्टी अभी आप देखते आए हो। तो एक और किंगडम बना पारामार डायनेस्टी, जो राजपूत रूलर थे उसके। रीजन अराउंड मालवा फ्रॉम 10th एंड 12th सेंचुरी। ये बात है मालवा में 10th और 12th सेंचुरी सीई में ये इस तरह से पारमार डायनेस्टी जो थी राजपूत की वो बनने लगी। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रूलर था इस डायनेस्टी का, वो था राजा भोज, हु रूल्ड फ्रॉम, उसने जो शासन किया था वो 1010 से लेकर के 1060 सीई में किया था। और ही इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद भोज। वो भोज के साथ कोई भी कंफ्यूजन नहीं था उसको ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी को लेकर के। भोज जो थे वो फिलोसोफर भी थे और इसके साथ साथ प्रोलिफिक राइटर भी थे, मतलब बहुत अच्छे लेखक भी थे। और द कैपिटल ऑफ द पारामार्स वॉज एट धार। जो पारामार्स की जो कैपिटल थी, मतलब जो राजधानी थी, वो धार के नाम से जानी जाती थी। और पारामार्स जो थे उन्होंने रूल्ड टिल 1305 सीई तक इन्होंने जो था पारामार ने राज्य किया। व्हेन मालवा वाज कंक्वायर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, जब मालवा थे वो अलाउद्दीन खिलजी से उनका लड़ाई हो गई। द खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो कौन थे? खलजी सुल्तान थे दिल्ली के। ठीक है, तो इतना पारामार्स के बारे में यहाँ पर समझाया गया है बच्चों। इतना ही हमारे लिए यहाँ पर काफी है। और देखिए इसमें एक चीज और दिखाई गई है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द पारमार्स। ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज मिले हैं पारमार्स के और राजपूत के, जो हर्षला कॉर्पोरेट लेट ग्रांट्स ऑफ 949-105 CE दीज ग्रांट्स ऑफ द पारमार्स। ये पारमार्स डायनेस्टी के बारे में इसमें बताया गया है और ये वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से पारमार डायनेस्टी में क्या क्या हुआ करता था। ठीक है, फिर देखिए द पालाज ऑफ बंगाल। बंगाल के पालाज जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। ये पालाज जो थे वो बंगाल के हुआ करते थे और बंगाल में उस टाइम पीरियड में कंफ्यूजन दिखाई देता था। प्रिवेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्ष। हर्ष के टाइम पीरियड, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन दिखाई देते थे, लोगों में आपस में वो थे कंफ्यूजन बने हुए थे। इन 715 CE में पीपल इलेक्टेड वन गोपाला एज देयर रूलर, और उस समय में लोगों ने अपना इलेक्ट किया था पर्सन जिसको गोपाला कहा जाता था, वो उनका रूलर था। हिज सन धर्मपाला, और उसका पुत्र था धर्मपाला। फाउंडेड द पाला डायनेस्टी, उसने क्या किया था, पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था, बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से जो देवपाला थे, फिर पाला किंगडम ग्रू द इंक्लूड प्रेजेंट डे बंगाल, जो आज के समय में बंगाल जगह मानी जाती है। अच्छा, जो इनके धर्मपाला के जो पुत्र थे देवपाला, द पाला किंगडम उन्होंने बनाया, जो कि आज के समय में बंगाल और बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा जो जगह है, ये सारी देवपाला के किंगडम का राज्य था। वन ऑफ द लेटर पाला किंगडम, उसके बाद जो पाला किंग बना, राजा बना, वो था महीपाला, और वॉज डिफीटेड बाय द चोला किंग्स। उसको डिफीट किया था, मतलब हरा दिया था चोला किंग ने, जिसका नाम था राजेंद्र चोला, 1023 में। द पालाज वर बुद्धिस्ट। जो पालास थे वो कौन थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले हुआ करते थे। दे वर द लास्ट मेजर इंडियन डायनेस्टी टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। वो इंडियन डायनेस्टी के आखिरी लास्ट मेजर हुआ करते थे जिन्होंने कि बुद्ध धर्म को एम्ब्रेस किया था, मतलब उसको आगे चलाया था। द यूनिवर्सिटी एट नालंदा वॉज रिवाइव्ड बाय द पैट्रोनेज ऑफ द पालास। नालंदा यूनिवर्सिटी का सभी ने नाम सुना है, वो उसमें वहां पर ये पाला जो डायनेस्टी का, उसमें इसको आगे बढ़ाया था और उसमें उसकी जो थी नॉलेज दी जाती थी। धर्मपाला एस्टेब्लिश्ड ए फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड कॉलेज एट विक्रमशिला। धर्मपाला जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश की थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जिसमें कि कॉलेज था और जो कहाँ पर था, विक्रमशिला में, और उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। आफ्टर द फॉल ऑफ द पालास, जब पालास थे वो खत्म होने लगे 12th सेंचुरी में, द सेना डायनेस्टी रूल्ड ओवर बंगाल एंड द ईस्ट अंटिल 1245 CE। उसके बाद सेना डायनेस्टी ने रूल किया बंगाल पर और 1245 तक इन्होंने इस पर राज्य किया। ठीक है, पालास डायनेस्टी के बाद में। तो फिर उसके बाद तुर्किश इन्वेजन आया। तुर्किश इन्वेजन और देख लेते हैं। ये सक्सेस ऑफ द राजपूत्स अगेंस्ट द अरब्स इन द 8th सेंचुरी CE गेव देम ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, जो राजपूत्स की सक्सेस थी, सफलता थी, इसके अगेंस्ट अरब्स जो था 8th सेंचुरी में, इनको एक गलत सेंस मिला अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के। द राजपूत्स वर देयरफॉर कॉट। जो राजपूत्स थे वो इसलिए अनवेयर, मतलब वो जागरूक नहीं थे, बाय तुर्क्स एंड अफगान्स। उनको उनके बारे में इतना नहीं पता था। हु इन्वेडेड इंडिया टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, जो कि 10th सेंचुरी CE तक इंडिया से इन्वेड हो गए थे। द तुर्क्स वर ए ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तुर्क्स कौन थे, वो ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के। दे अलोंग विद द अफगान्स, और वो अफगान से आए थे। केम इनटू इंडिया, इंडिया में थ्रू द पासेस इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। जो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता निकलता है ना, जो पहाड़ों के बीच से, जो पहाड़ों पर से जो रास्ता बना दी जाती है जिसमें से लोग आते जाते हैं,
जो उसमें जो रास्ता था वहां से होकर के ये हमारे इंडिया में आया था, अफगान से, तुर्किश इन्वेजन। ठीक है, तो आप यहीं तक आपके लिए काफी है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो बच्चों इतना ही है, आप इसको फिर दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनिएगा और समझिएगा। जब आप 2 और 3 टाइम्स आप इस चैप्टर को समझेंगे, रिपीट कर करके सुनेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। 1 टाइम नहीं आएगी क्योंकि आपके लिए चैप्टर नया है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक के बाद एक हमारी इंडियन हिस्ट्री पता चलती है इससे। तो आप सब लोग इसको एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनेंगे, समझेंगे कौन सा किंग था, उसके बाद कौन सा आया, फिर किंगडम कौन सा रहा। इस तरह से बहुत सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलती चली जाएगी। और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, नेम्स हैं, जो आप इसमें ऐड करते जाओगे, समझते जाओगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको इतना करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस, हार्ड वर्ड्स निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।